हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। आज हमारा एंडोटेकल ट्यूब का पार्ट 2 है। कल हमने बात करी थी पार्ट फर्स्ट के बारे में। उसमें हमने देखा जो एंडोटेकल ट्यूब होता है वो कैसा होता है, उसका इमेज कैसा होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या पर्पज है, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है पार्ट फर्स्ट में। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंडोटेकल ट्यूब, कितने टाइप का ईटीटी रहता है। जो एंडोटेकल ट्यूब होता है वो कितने टाइप का रहता है? 2 टाइप का रहता है, कप एंडोटेकल ट्यूब और अनकप एंडोटेकल ट्यूब। कल स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर जो एंडोटेकल ट्यूब का जो अडेप्टर रहता है उसका जो यूनिवर्सल और स्टैंडर्ड जो अडेप्टर का जो डायमीटर रहता है 15 mm, वो 15 mm डायमीटर ही क्यों रहता है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जो एंडोटेकल ट्यूब होता है इसका जो डायमीटर है, ये जो अडेप्टर होता है इसका जो डायमीटर है कितना होता है? 15 mm का होता है। डिफरेंट टाइप के एंडोटेकल की साइज रहती है, 8.5, 8, 7.5, चिल्ड्रन का अलग रहता है। तो जो इनका डायमीटर रहता है, जितनी भी एंडोटेकल ट्यूब होती है उनका जो डायमीटर क्या है? सेम ही रहता है, स्टैंडर्ड रहता है 15 mm। जो अडेप्टर रहता है इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? मैकेनिकल वेंटिलेटर रहता है उसके सर्किट से। जब उसको हम उसके सर्किट से कनेक्ट करते हैं, जो उसका सर्किट का जो अडेप्टर रहता है उसका डायमीटर कितना रहता है? मैकेनिकल वेंटिलेशन के जो सर्किट रहता है उसका 22 mm का उसका डायमीटर रहता है। तो ये क्या ईजिली कनेक्ट हो जाता है। इन केस अगर ये जो वेंटिलेटर सर्किट रहता है, वेंटिलेटर रहता है, और जो एंडोट्रेकल ट्यूब रहते हैं एंडोट्रेकल, इसमें क्या होता है, ये क्या है, आईसीयू में जो पेशेंट रहते हैं वो क्या है, क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं। ऐसे पेशेंट जो खुद की मतलब वेंटिलेशन फेलियर हो रखा है, सांस लेने में दिक्कत हो रखी है, तो क्या है, जितने भी पेशेंट रहते हैं उनमें क्या है, डिफरेंट टाइप का एंडोट्रेकल ट्यूब यूज करते हैं। चिल्ड्रन में अलग और अडल्ट में अलग, इन्फेंट में अलग। तो उस कंडीशन में क्या है, जो वेंटिलेटर रहता है वो भी क्या है, उनका जो सर्किट रहता है, वेंटिलेटर जो सर्किट रहता है मैकेनिकल वेंटिलेटर का, उसका भी क्या है 22 mm का सर्किट रहता है। तो क्या है, हम अगर कोई पेशेंट स्टेबल है तो उसका क्या है, वेंटिलेटर हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे पेशेंट रहते हैं उनके लिए हम अलग से वेंटिलेटर, तो इतने सारे वेंटिलेटर कहाँ से लेके आएंगे? तो जो वेंटिलेटर होते हैं उनका जो सर्किट होता है, कोई सा भी सर्किट किसी भी पेशेंट के एंडोट्रेकल ट्यूब के हम यूज कर सकते हैं। इसलिए इनका जो स्टैंडर्ड डायमीटर होता है वो फिक्स रहता है। क्योंकि इतने सारे पेशेंट रहते हैं आईसीयू में, तो उनके लिए अलग अलग से वेंटिलेटर तो लेके आएंगे नहीं, क्योंकि इतना अवेलेबल होता भी नहीं है आईसीयू के अंदर। जितना रहता है जो वेंटिलेटर रहता है उससे हम किसी भी एंडोट्रेकल ट्यूब किसी पेशेंट का जो यूज करते हैं, किसी से भी वेंटिलेटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो इनका डायमीटर बनाया गया है वो क्या फिक्स बनाया गया है। तो उसका क्या है, इसका रीजन यही है क्योंकि इतने सारे वेंटिलेटर अवेलेबल आईसीयू के अंदर अवेलेबल रहते नहीं हैं। जो रहते हैं उनको हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि क्या हमारा इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में तो क्या है, वेंटिलेटर का अगर अडेप्टर ये अगर डिफरेंट होंगे तो इस सिचुएशन को हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनका जो अडेप्टर होता है वो फिक्स रहता है। तो हम बात करेंगे आज एंडोट्रेकल ट्यूब के टाइप के बारे में, कफ्ड एंडोट्रेकल ट्यूब और अनकफ्ड एंडोट्रेकल ट्यूब। कफ्ड एंडोट्रेकल ट्यूब क्या होता है, ये जो क्या है एंडोट्रेकल ट्यूब में क्या है, कफ है। और एक होता है अनकफ्ड एंडोट्रेकल ट्यूब। जो अनकफ्ड एंडोट्रेकल ट्यूब होता है वो क्या हम चिल्ड्रन में यूज करते हैं। इसका जो एज का क्राइटेरिया वो क्या होता है, लेस देन 10 ईयर। जो लेस देन 10 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें क्या हम अनकफ्ड एंडोट्रेकल ट्यूब यूज करते हैं। ये क्या है, इसमें क्या है 82 में कफ है, लेकिन जो अनकफ्ड रहता है इसमें कफ नहीं रहता। और जो कफ वाला ईटी रहता है एंडोट्रेकल ट्यूब, वो किस में करते हैं, अडल्ट में यूज करते हैं हम, अडल्ट में। इसका जो एज क्राइटेरिया रहता है वो कहता है मोर देन 10 ईयर। फर्स्ट वन बात करेंगे, जो कफ रहता है इसका क्या पर्पज है। ये एंडोट्रेकल ट्यूब में जो कफ बनाया हुआ है क्यों दिया हुआ है ये कफ, ये क्या होता है, हमने बात करी थी फर्स्ट पार्ट में। ये क्या है, एंडोट्रेकल ट्यूब का लूमन होता है, ये पायलट बलून होता है, और ये क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड सिंगल वाल्व रहता है। ये जो कप होता है ये क्या करता है, जैसे ही एंडोट्रेकल ट्यूब में हम ईटी ट्यूब को क्या इंसर्ट करेंगे, तो ये क्या जो कप होता है, कप को हम किसकी हेल्प से इन्फ्लेट करते हैं, सिरिंज की हेल्प से। और कितना इन्फ्लेट करते हैं, किससे करते हैं, एयर से करते हैं। कितना 10 ml, कितना इन्फ्लेट करते हैं जो कप होता है, किसके
हेल्प से, पायलट बलून की हेल्प से कितना करते हैं 10 ml। ये क्या, इसका जो एंडोट्रेकियल ट्यूब का ये क्या कफ इन्फ्लेट हो रखा है। तो ये जो कफ हो रखा है, जो कफ दिया है एंडोट्रेकियल ट्यूब में, ये क्या करता है, ये क्या प्रॉपर प्लेसमेंट, जो एंडोट्रेकियल को हम इंट्यूबेट करते हैं अपनी जगह पे प्रॉपर सिक्योर रहे, मतलब ये सील प्रोवाइड कराता है। जैसे हम एंडोट्रेकियल को इंट्यूबेट करेंगे, इंट्यूबेट करने के बाद तो हम इसको हम कफ को इन्फ्लेट करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो अंदर जो कफ है ये तो अंदर हमें दिखेगा नहीं, पेशेंट की बॉडी के अंदर है। तो हमें क्या है, जो पायलट बलून होता है इससे हमें पता चलता है कि कफ इन्फ्लेट है या डिफ्लेट है। जैसे हम इसको इन्फ्लेट करेंगे तो जो पायलट बलून है ये भी क्या इन्फ्लेट होगा। ये क्या है, पायलट बलून गाइड की तरह काम करता है। इससे हमें पता चलता है जो अंदर बॉडी के अंदर जो कफ है ईटी का वो क्या इन्फ्लेट हो रखा है या डिफ्लेट हो रखा है। तो इसको जब इन्फ्लेट करते हैं तो पायलट बलून भी इसके साथ इन्फ्लेट होता है। अगर ये डिफ्लेट है तो हमें क्या इंडिकेट करेगा कि जो ईटी का कफ है वो भी क्या डिफ्लेट हो रखा है। जितना हम इसको इन्फ्लेट करेंगे उतना ही क्या एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो कफ है वो क्या होगा, इन्फ्लेट होगा। तो ये क्या बॉडी के अंदर रहता है, हमें दिखता तो नहीं। तो ये जो हमें इन्फ्लेट हो या डिफ्लेट तो किससे पता चलेगा, ये पायलट बलून से हमें पता चलता है। जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब को हम इंट्यूबेट करेंगे तो ये जो कफ होता है अपनी जगह पे अपने प्लेस पे क्या सिक्योर प्लेसमेंट करता है, मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब को सिक्योर करता है। इन केस अगर पेशेंट अवेक हो जाता है तो क्या एंडोट्रेकियल ट्यूब बाहर नहीं आए, मतलब अपनी जगह से क्या डिस्प्लेस नहीं हो, तो इस कंडीशन को जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है वो क्या सिक्योर करके रखता है अपने प्लेस पे। एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो कफ होता है वो क्या अपने प्लेसमेंट रखता है, अपनी जगह को कंफर्म सिक्योर करके रखता है, सील प्रोवाइड कराता है। और क्या काम रहता है एंडोट्रेकियल ट्यूब का, अगर ये एंडोट्रेकियल ट्यूब प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर डिफ्लेट की वजह से ये क्या प्रिवेंट करेगा, मतलब एयर लीकेज को क्या प्रिवेंट करता है। अगर ये इन केस डिफ्लेट रह गया, थोड़ा जितना हम 10 ml एयर इन्फ्लेट करने के लिए यूज करते हैं उसके जगह हमने कम एयर इन्फ्लेट करने के लिए यूज करा तो क्या डिफ्लेट रहेगा। उस कंडीशन में जो पेशेंट का जो एयर है वो लीक होने का चांस है, क्योंकि ये जो डिफ्लेट रहेगा तो प्रॉपरली जो इसका एरिया है वो सिक्योर रहेगा नहीं, तो क्या है एयर यहाँ से क्या रिलीज हो सकती है, मतलब एयर लीकेज हो सकता है। और क्या करता है ये कब, ये टू प्रिवेंट द एस्पायरेशन को प्रिवेंट करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो भी अपना सिक्रेशन होते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, नेजल या ओरल सिक्रेशन, उसको क्या अगर ये प्लेसमेंट अपनी जगह पे सिक्योर रहेगा, टाइटली कवर करके रहेगा अपने एरिया को, सराउंडिंग एरिया को, तो क्या होगा एस्पिरेशन के भी चांस कम रहेंगे, क्योंकि ना तो जो सिक्रेशन है वो माउथ के ऊपर जा पाएगा, ना नीचे से जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो भी ऊपर से नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये क्या है अपनी जगह पे प्रॉपरली सिक्योर है। तो ये क्या एस्पिरेशन को भी प्रिवेंट करता है। तो हमने देखा जो कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है वो 2 टाइप का होता है, मतलब जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होता है वो कितने टाइप का होता है, कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब और सेकंड अनकफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। जो कफ रहता है उसमें जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो किस में यूज करते हैं, हम अडल्ट में यूज करते हैं। देखते हैं जो पर्पज है जो कफ होता है ईटी ट्यूब में, उसका क्या पर्पज है, टू हेल्प सिक्योर प्लेसमेंट एंडोट्रेकियल ट्यूब एट दिस साइड। ये क्या है अपनी साइड पे एक सिक्योर प्लेसमेंट बनाए रखे, तो ये क्या है एक सिक्योर प्लेसमेंट सिक्योर करने का अपनी साइड पे इसमें हेल्प करता है। टू प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड अदर सिक्रेशन में ओरल या नेजल, ये भी सिक्रेशन हो सकते हैं। इनसे क्या करता है ये एस्पिरेशन नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये जो कफ होता है अपनी जगह पे अगर टाइटली अपने सराउंडिंग एरिया में सील बनाए रखेगा, प्रॉपरली प्लेसमेंट रखेगा, तो क्या है जो गैस्ट्रिक और ओरल सिक्रेशन है वो क्या है उसके एस्पिरेशन होने के भी कम चांस रहते हैं, तो उसे भी क्या करता है प्रिवेंट करता है कफ। टू प्रिवेंट एयर लीकेज बिकॉज कंप्लीट सील ऑफ सराउंडिंग एरिया, जो कफ होता है अपने जो सराउंडिंग एरिया होता है ये क्या ट्रेकिया के अंदर जो अपना सराउंडिंग एरिया होता है वो क्या कंप्लीटली सिक्योर करके रखता है, सील करके रखता है, मतलब तो उससे क्या होगा जो एयर लीकेज होने के चांस भी कम रहेंगे। तो ये हमें क्या करता है एयर लीकेज से भी प्रिवेंट करता है। एंडोट्रेकियल जो कफ ईटी ट्यूब रहता है वो किस में यूज करते हैं, इन केस ऑफ अडल्ट पेशेंट भी यूज करते हैं मोर देन 10 ईयर। जो कफ होता है इसका क्या हेल्प करता है, हेल्प डिक्रीज एस्पायरेशन और ईयर लीकेज में भी हेल्प करता है।
जो अनकफ्ड ईटी ट्यूब रहता है जिसमें कफ नहीं रहता, ये क्या है हमारा अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है, जो किस में यूज करते हैं हम, चाइल्ड में यूज करते हैं, चाइल्ड में। ये क्या है, इसमें क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब में कफ नहीं है। इसमें जो कफ क्यों नहीं रहता, इसका क्या रीजन है, क्योंकि जो अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है किस में यूज करते हैं, चिल्ड्रन में, लेस देन 10 ईयर जो एज वाले जो चिल्ड्रन रहते हैं उनमें हम अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करते हैं, क्योंकि जो चिल्ड्रन सबग्लोटिक इज नैरो, जो चिल्ड्रन का जो सबग्लोटिक होता है एयरवे वो क्या नैरो रहता है, एंड जो क्रोकोइल रिंग इज कैन कम्प्लीटली सील द एयरवे, और जो क्रिकोइल रिंग रहती है वो क्या करती है, कंप्लीट सील करते हैं एयरवे को। सपोज ये क्या अनकफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये क्या जब चिल्ड्रन के अंदर इंसर्ट करेंगे, इंट्यूबेट करेंगे, तो जो क्यों करते हैं, इसमें कफ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो चिल्ड्रन का सबग्लोटिक एयरवे होता है वो क्या नैरो रहता है, और जो क्रिकोइल रिंग होती है वो क्या करती है, कंप्लीटली सील एयरवे को प्रोवाइड करती है। जैसे कफ रहता है एडल्ट के अंदर वो क्या सील प्रोवाइड कराता है कंप्लीटली, वैसे ही जो क्रिकोइल रिंग रहती है वो क्या करती है, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंट्यूबेट करेंगे वो क्या है कंप्लीटली क्रिकोइल रिंग सील प्रोवाइड करेगी, उसको हमें कफ की जरूरत नहीं रहती। तो किस वजह से एंडोट्रेकियल ट्यूब में जो चिल्ड्रन के अंदर यूज करते हैं कफ क्यों नहीं रहता, क्योंकि सबग्लोटिक नैरो इसका नैरो रहता है सबग्लोटिक एयरवे, और जो क्रिकोइल रिंग रहती है वो कंप्लीटली सील प्रोवाइड कराती है एयरवे को, इसलिए चिल्ड्रन में कफ की जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट देखते हैं, जो हम इन्फ्लेट करते हैं, जो इस कप को इन्फ्लेट करते हैं वो कितना ml ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर यूज करते हैं 10 ml ऑफ, कितना करते हैं 10 ml। प्रेशर ऑफ कप ईटी ट्यूब इन्फ्लेट ईटी कप 10 ml ऑफ एयर, किस तरह लेते हैं हम 10 ml ऑफ एयर यूज करते हैं। प्रेशर नॉर्मल, जो हम प्रेशर होना चाहिए कप का वो नॉर्मल कितना होना चाहिए, अगर हम नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा, और नॉर्मल से कम प्रेशर होगा तो कप का क्या होगा, तो इस कंडीशन में भी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है 80 कप का, जो क्या है कप है, इसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है जो हम इन्फ्लेट करते हैं इसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए, 20 to 30 सेंटीमीटर H2O। ये क्वेश्चन ही पूछा गया है नोट सेट में, जो 80 कप होता है उसका जो प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 20 to 30 सेंटीमीटर H2O। ये यूनिट हमेशा याद रखना है, इसमें हमेशा बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये जो सेंटीमीटर H2O में कितना प्रेशर होना चाहिए एंडोट्रेकियल ट्यूब का, 20 to 30, और जो mmHg में जो वैल्यू है वो कितना है 18 to 25 mmHg। जो सेंटीमीटर H2O में जो वैल्यू दिया है वो क्या है 20 to 30, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, 20 के क्या पीछे 0 और 30 के में क्या है 0, तो 0 से हम H2O में क्या आता है 0, तो हम इसको 0 और 0 से हम इसको याद रख सकते हैं। जो सेंटीमीटर H2O में जो वैल्यू दिया है वो कितना होगा 20 to 30। अगर हमें एक वैल्यू याद है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा, तो इसको हम 0 और 0 से ईजिली याद रख सकते हैं। 20 to 30 सेंटीमीटर H2O में ये वैल्यू है, और 1825 mmHg में हमारा नॉर्मल प्रेशर रहता है कप का। एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो क्या होती है, क्या रहती है, टू मेंटेन द नॉर्मल कप प्रेशर। क्या रहती है, हमें क्या करना है, इसके जो कप का प्रेशर है उसको हमें नॉर्मल मेंटेन करके रखना है। ये हमारा नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी प्रायोरिटी रहती है, जो उसका कप का जो प्रेशर है उसको नॉर्मल मेंटेन करके रखें। सपोज अगर इस कप का हमें क्या है प्रॉपरली जो प्रेशर होता है, हमें क्या इसका अगर जो प्रेशर होता है कप का अगर वो लो रहता है या फिर हाई रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम जो कप का प्रेशर लो रहता है, लो कप प्रेशर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लो कप प्रेशर उसमें क्या रिस्क ऑफ एस्पायरेशन एयर लीकेज का रिस्क रहता है। क्या रहता है, अगर इस कप का प्रेशर जो हमने कप इन्फ्लेट करा था 10 ml ऑफ एयर से, इस कप को हमने इन्फ्लेट करा था, अगर ये कप का जो प्रेशर है वो क्या नॉर्मल रहे, मतलब 20 to 30 सेंटीमीटर H2O से कम रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एस्पायरेशन और एयर लीकेज के चांस है वो क्या हो जाएंगे, रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर जो जितने भी वो सिक्रेशन है, ऑरल सिक्रेशन, गैस्ट्रिक कंटेंट जो रहता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन, वो क्या है, अगर ये कफ डिफ्लेट रहेगा तो अपना एरिया जो क्या है लीकेज
गैप रहेगा उससे क्या है एस्पिरेशन के भी चांस रहेंगे और एयर लीकेज के भी चांस रहेगा, क्योंकि जो एंडोट्रिकल जो ईटी का जो कफ है उसका जो अगर डिप्लेट रहेगा तो क्या एयर लीकेज के भी चांस रहेगा, क्योंकि इसमें गैप प्रेजेंट रहेगा अगर इस कफ प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं रहेगा तो। इन केस अगर ये हाई प्रेशर रहा, अगर इस कप का हाई प्रेशर रहता है नॉर्मल से, तो ये क्या है जो ये कप का प्लेसमेंट है एंड मतलब ट्रेकिया के अंदर, तो जो ट्रेकिया के अंदर चारों तरफ वो क्या है हमें पता है जो ट्रेकिया होता है क्या है उसके चारों तरफ म्यूकस लेयर होती है, उसको क्या डैमेज कर सकता है, उससे क्या ब्लीडिंग होगी, उससे और क्या होगा शॉक की कंडीशन में जा सकता है पेशेंट और एस्पिरेशन की भी कंडीशन में जा सकता है। तो ये जो कप का अगर नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर होगा तो उस कंडीशन में क्या जो म्यूकस लेयर होती है ट्रेकिया की वो क्या डैमेज होगी। तो ये भी क्या हमें कप प्रेशर हाई भी नहीं रखना है, तो उसमें हमें कैसे रखना है इसको नॉर्मल कप प्रेशर बनाए रखना है इसका। अगर हाई कप प्रेशर होता है उस कंडीशन में क्या रिस्क रहेगा डैमेज म्यूकोसल लेयर ऑफ ट्रेकिया, जो ट्रेकिया की जो म्यूकोसल लेयर है उसको डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो हमें क्या मेंटेन रखना है इसका नॉर्मल कप प्रेशर मेंटेन बना के रखना है, ये हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो हमें पता चला कि जो 10 ml एयर से हम कप को इन्फ्लेट करते हैं इसका जो नॉर्मल प्रेशर रहता है वो कितना होता है, अगर प्रेशर कम रहता है तो क्या होता है, अगर प्रेशर इसका हाई रहता है तो इस कंडीशन में क्या होता है। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जो इसका नॉर्मल प्रेशर होता है मतलब कप का जो प्रेशर होता है इसको हम मेजर कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कप का प्रेशर इतना है हाई है या लो है या नॉर्मल है, तो हमें इससे मतलब कैसे पता चलेगा इस कप का प्रेशर, तो किससे पता चलता है, ये आप इमेज देख पा रहे हो, ये क्या है मैनोमीटर। ये क्या कप मैनोमीटर होता है, इससे हमें पता चलता है जो हमारा जो कप का ईटी का जो कप है उसका प्रेशर कितना होता है। ये क्या कप मैनोमीटर, ये इमेज में क्वेश्चन बहुत बार नोट सेट में पूछा गया है कि हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, अगर ऐसा इमेज आता है एग्जाम में। ये क्या है मैनोमीटर होता है कप को इन्फ्लेट करने के लिए। ये क्या है एंडोटेकल ट्यूब होता है, ये जो लूमन है इसका एंडोटेकल ट्यूब जो ये मैनोमीटर होता है ये क्या है मैनोमीटर। इससे क्या है इसमें एक पोर्ट रहता है जो जो ईटी का जो एंडोटेकल ट्यूब होता है वो उसका जो लूमन होता है वो क्या है इस पोर्ट से कनेक्ट रहता है। तो ये जो कनेक्ट है ऑटोमेटिकली जो ये कप का प्रेशर है उसको मेजर करता है। तो जो मैनोमीटर होता है वो क्या इंडिकेट मतलब क्या बताता है, ये जो कप का प्रेशर होता है उसको मेजर करता है, कप के प्रेशर को क्या करता है मेजर करता है मैनोमीटर। अच्छा अगर इन केस कोई पेशेंट है आपको बोले मतलब आपको कोई फिजिशियन बोलता है या फिर कोई एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको अगर कोई पेशेंट मिलता है तो आप उसको कप को मेजरमेंट करने के लिए कोई फिजिशियन कोई डॉक्टर बोलता है तो कैसे मेजरमेंट करोगे, आप जो मैनोमीटर है उसके पोर्ट को क्या है इस लूमेन से कनेक्ट करोगे तो कप का प्रेशर ऑटोमेटिकली मैनोमीटर में आपको मिल जाएगा। अगर मान लो आपको अगर जो मैनोमीटर में आपको कप का प्रेशर नॉर्मल से हाई मिल रहा है, सपोज 50 सेंटीमीटर H2 आपको वैल्यू मिल रहा है, अगर जब मैनोमीटर आप एंडोटेकल ट्यूब से कनेक्ट करोगे तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो मैनोमीटर होता है इसमें एक रेड जो बटन होता है इस साइड में एक रेड कलर का ये बटन है, इससे हमें उस कप के प्रेशर को क्या है मेंटेन करना होता है। इसको इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो उससे क्या होगा, हम जो अगर कप का प्रेशर ज़्यादा आ रखा है 50 सेंटीमीटर H2 आ रखा है तो हम उसको स्क्रॉल करके नॉर्मल प्रेशर कर सकते हैं। तो इसमें स्क्रॉल करने के लिए साइड में रेड बटन दिया हुआ है, इसको हम स्क्रॉल करके हम कप के प्रेशर को नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हमें याद रखना है। ये क्या है मैनोमीटर, कप मैनोमीटर है, इससे हमें जो प्रेशर होता है कप का वो मेजर उनका पता चलता है कि कितना प्रेशर है उन कप के अंदर। नेक्स्ट जो मोस्टली हम जो यूज करते हैं एंडोटेकल ट्यूब में जो कप यूज करते हैं लो वॉल्यूम हाई कप प्रेशर यूज करते हैं, और कौन सा यूज करते हैं हाई वॉल्यूम लो प्रेशर कप। जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हम यूज करते हैं वो कौन से ट्यूब करते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो ईटी यूज करते हैं ईटी कप वो कौन सा यूज करते हैं हाई वॉल्यूम लो प्रेशर कप हम यूज करते हैं। ये क्या मोस्ट कॉमन हाई वॉल्यूम लो प्रेशर हम कप वाला ईटी ट्यूब यूज करते हैं। नेक्स्ट
बात करते हैं मर्फी आई के बारे में। मर्फी आई या हम उसको बोलते हैं विंडो। जो मर्फी आई होती है एंडोटेकल ट्यूब में, ये क्या विंडो का काम करती है। टू डिलीवर द ब्रीथिंग टू द पेशेंट इफ द बेबल टिप, या बोल सकता हूँ डिस्टल टिप बेबल टिप ऑफ डिस्टल एंड गेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सिक्रेशन। अगर जो मेन ओपनिंग होती है एंडोटेकल ट्यूब की, अगर किसी कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए इसमें, मतलब किसी सिक्रेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बंद हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है इसमें, तो ये जो हमारा ये क्या मर्फी होता है, ये क्या विंडो की तरह काम करता है। अगर ये मेन ओपनिंग ब्लॉक हो जाएगी तो ये जो मर्फी आई दिया हुआ है एंडोटेकल ट्यूब, ये क्या वेंटिलेशन ब्रीथिंग का काम करेगा। सपोज ये एंडोटेकल ट्यूब पेशेंट के अंदर इंट्यूबेट हो रखा है, इंसर्ट हो रखा है, तो इनकेस अगर ये एंडोटेकल ट्यूब का जो मेन ओपनिंग है ये क्या है बंद हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, किसी सिक्रेशन हो सकता है, वही जो गैस्ट्रिक कंटेंट भी आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकता है, ऑरल सिक्रेशन, मुख और नेजल सिक्रेशन, ये जो भी सिक्रेशन है वो क्या है यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गया और मेन ओपनिंग बंद हो गई। जो ये क्या है वेंटिलेटर से जो अडेप्टर होता है वो कनेक्ट रहता है वेंटिलेटर से, जो वेंटिलेटर से जो एयर मिल रही थी पेशेंट को, जो ऑक्सीजन मिल रही थी, वो क्या है मेन ओपनिंग क्लोज रखी है तो प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इन केस अगर ये जो मर्फी आई होती है जो क्या हेल्प करती है, जो मैकेनिकल वेंटिलेशन से जो एयर मिल रही है वो मर्फी आई के थ्रू क्या है वेंटिलेटर जो पेशेंट को ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो ये जो मर्फी आई है वो क्या करती है ब्रीथिंग का काम करती है। अगर ये मेन जो ओपनिंग हुई वो क्लोज हो जाती है तो ये क्या हमारा मर्फी आई है। अगर ये क्या है मेन ओपनिंग ये क्लोज होगी तो ये जो मर्फी आई है ये क्या करती है ब्रीथिंग वेंटिलेटर ब्रीथिंग का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या रेडियोपेक ब्लू लाइन होती है जो असिस्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सरे। जो क्या होती है जो ब्लू लाइन होती है क्या वो रेडियोपेक लाइन होती है जो हम आइडेंटिफाई जो प्लेसमेंट ऑफ जो एंडोटेकल ट्यूब के कन्फर्मेशन को एक्सरे के थ्रू कन्फर्मेशन करते हैं कि एंडोटेकल ट्यूब हमारा मतलब अपनी जगह पे सही है या नहीं है। जो मर्फी आई होती है वो क्या है इंश्योरेंस दैट इवन इफ द प्राइमरी ओपनिंग इज ऑक्यूल्ड इन सम वे तो वेंटिलेटर विल स्टिल अकर। जो मेन ओपनिंग होती है वो अगर क्लोज हो जाती है किसी कारण तो वो क्या मर्फी आई ब्रीथिंग का काम करती है। लेट फेशियल बेबल टिप improve the view of vocal cord during laryngoscope open narrow point with which to part vocal cord increase the diameter primary opening making it is less likely that it will be occluded by the secretion। अगर जो मेन ओपनिंग है अगर सिक्रेशन के कारण उसको ब्लॉक हो जाती है तो उस कंडीशन में जो मर्फी आई होती है वो क्या करती है ब्रीथिंग का काम करती है। इस कंडीशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो एनेस्थेटिक होते हैं जो एंडोटेकल ट्यूब को इंट्यूबेट करते हैं, जो उनका लैरिंगोस्कोप होता है वो कौन से हैंड में होल्ड करके रखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। जो एनेस्थेटिक होते हैं जो एंडोटेकल ट्यूब को इंट्यूबेट करते हैं उनका जो लैरिंगोस्कोप होता है लैरिंगोस्कोप को कौन से मतलब हाथ में हैंड में होल्ड करके रखते हैं, तो वो कौन से हैंड में होल्ड करके रखते हैं लैरिंगोस्कोप को लेफ्ट हैंड में। जो ग्लव्स पहना हुआ होगा और वो क्या अपने लेफ्ट हैंड में क्या लैरिंगोस्कोप को होल्ड करके रखेंगे और जो राइट साइड में जो टंग होता है और वोकल कॉर्ड होता है उसको राइट साइड में प्लेस करके एंडोटेकल ट्यूब को इंट्यूबेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। जो लैरिंगोस्कोप होता है जो एनेस्थेटिक होते हैं वो कौन से हैंड में होल्ड करके रखते हैं लेफ्ट हैंड में होल्ड करके रखते हैं। इसकी वजह से जो राइट साइड में लैरिंगोस्कोप को ले जाके राइट साइड में टंग और वोकल कॉर्ड को प्लेस करते हैं जिससे ओपनिंग अच्छे से हो जाए और एंडोटेकल ट्यूब को इंट्यूबेट कर सकें इजीली। नेक्स्ट क्या ये दिया हुआ है नेक्स्ट कर्व एटोमेटिक एड्ज, ये क्या है मेन ओपनिंग होती है और ये जो ओपनिंग दिया हुआ है क्या है मर्फी आई होती है। अगर इसको हम एक्सरे में देखेंगे तो किस तरीके का देखा ये क्या है एंडोटेकल ट्यूब और ये क्या है हमारा नेक्स्ट एंड वाला पार्ट एंड ओपनिंग होती है। जो बीच में एक गैप है ये क्या है मर्फी आई। तो इसमें एक्सरे में भी कंफर्म कर सकते हैं जो मर्फी आई होती है अगर मेन ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है तो उसका एक्सरे करके देखते हैं तो जो मर्फी आई होती है वो क्या वेंटिलेशन का काम करती है ब्रीथिंग का काम करती है। अगर इंटर ब्लू लाइन जो ब्लू लाइन हमें क्या पता चल रहा है एक्सरे में जो ब्लू लाइन होती है क्या हमें कंफर्म बताती है जो एंडोटेकल ट्यूब का प्लेसमेंट है वो कहाँ है। ब्लू लाइन से बीच में जो
गैप है, ये क्या हमारा मर्फी आई है। तो ये क्या हमें एक्सरे में भी हमें पता चल रहा है। पोजीशन ऑफ मर्फी आई ऑन द एक्सरे, ये हमें एक्सरे में जो मर्फी की पोजीशन है वो ब्लू लाइन, उससे भी हमें पता चलता है। एयर फिल्ड कप कितना करते हैं, 10 ml ऑफ एयर इनफ टू इन्फ्लेट द कप। नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए, 20 to 30 mm ऑफ H2 अब द कप सक्शन पोर्ट। इसके जो कप होता है इसके अब क्या है, सक्शन पोर्ट है। ये सक्शन पोर्ट हमने डिस्कस करा था पार्ट फर्स्ट में। इसका पर्पज क्या रहता है सक्शन पोर्ट का, जितना भी सिक्रेशन होता है ओरल, नेजल और गैस्ट्रिक, उसको क्या एस्पिरेट करते हैं, सक आउट करते हैं सक्शन के थ्रू। allow the aspiration of secretion thereby theoretical decrease the risk of BAP। BAP क्या होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। क्योंकि हमको पता है जो एंडोट्रेकियल ट्यूब से हॉस्पिटल एक बार जो इन्फेक्शन होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू, वो कौन सा आता है, BAP होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो BAP होता है, BAP इसमें जो पोजीशन होनी चाहिए, इस कंडीशन में पेशेंट कितना क्या पोजीशन होनी चाहिए, सेमी फाउलर पोजीशन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, सेमी फाउलर पोजीशन। अब इसके पोजीशन के बारे में बात करते हैं। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेट करते टाइम हमें क्या पोजीशन रखना चाहिए पेशेंट का, पोजीशन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। जो इसमें पोजीशन देते हैं वो कौन सी पोजीशन देते हैं, स्निफिंग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन, स्निफिंग पोजीशन क्या होता है, ये क्या है हमारा स्पिनिंग पोजीशन है। इसमें क्या हम एक पिलो, जो पेशेंट का जो नेक रहता है, हेड रहता है, उसके नीचे में क्या एक पिलो रखना होता है। जो एक पिलो रखते हैं वो किस लिए रखते हैं, फ्लेक्शन ऑफ सर्वाइकल स्पैन। इसके सर्वाइकल स्पैन को फ्लेक्शन करने के लिए हम क्या पिलो यूज करते हैं, और एक्सटेंशन ऑफ अटलंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। जो अटलंटो और ऑक्सीपिटल जॉइंट होता है उसको एक्सटेंशन करने के लिए और सर्वाइकल स्पैन को फ्लेक्शन करने के लिए हमें स्निफिंग पोजीशन के लिए हमें क्या एक पिलो यूज करना होता है। जो ये क्या है, स्निफिंग पोजीशन होता है, जो हम कब यूज करते हैं, पोजीशन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करते टाइम में कौन सी पोजीशन रखनी है, पेशेंट की स्निफिंग पोजीशन रखनी है। हाउ ए फ्लो टू यू टू क्रिएट फ्लेक्शन एट द अटलांटो एक्सियल एंड एक्सटेंशन एट द अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ये क्या हमारा स्निफिंग पोजीशन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो नॉर्थ सेट में पूछा गया था, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब में यूज करते हैं पोजीशन के लिए रम्प पोजीशन, वो कौन सी कंडीशन में करते हैं, रम्प पोजीशन। स्लिम पोजीशन में क्या नॉर्मल अडल्ट में यूज करते हैं। जो रम्प पोजीशन होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंट्यूबेशन करने के लिए कौन सी कंडीशन में करते हैं, किस पेशेंट में यूज करते हैं, अगर हमें पेशेंट ओबेज मिल रहा है, अगर कोई पेशेंट ओबेज होता है उस कंडीशन में हमें पेशेंट की कौन सी पोजीशन रखनी है, रम्प पोजीशन। या अगर हमें प्रेग्नेंट फीमेल मिल रही है, प्रेग्नेंट फीमेल, तो इनमें अगर ऐसा कोई पेशेंट मिलता है हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेट करने के लिए, जो पेशेंट क्या ओबेज है और क्या प्रेग्नेंट फीमेल है, तो उसके लिए हमें जो पोजीशन रखना है वो कौन सा रखना है, रम्प पोजीशन रखना है, रम्प। ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट में एक बार पूछा गया था। नॉर्मली जो अडल्ट पेशेंट रहता है, जरूरी नहीं है कि हमें एंडोट्रेकियल जो ईटी ट्यूब इंट्यूबेट करने के लिए हमें नॉर्मल अडल्ट मिले, ओबेज भी पेशेंट हो सकता है, प्रेग्नेंट फीमेल भी पेशेंट हो सकती है ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन करने के लिए। अगर इस कंडीशन में हमें ओबेज या प्रेग्नेंट फीमेल मिलती है ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन करने के लिए, तो हम कौन सी पोजीशन रखनी है, रम्प पोजीशन रखनी है। नॉर्मली क्या हम कौन सी पोजीशन देते हैं, अडल्ट में स्निफिंग पोजीशन देते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है स्निफिंग पोजीशन और रम्प पोजीशन में। ये क्या है पोजीशन, ये क्या है, नॉर्मली स्निफिंग पोजीशन है, जो नेक फ्लेक्शन और हेड एक्सटेंशन विद द हेड ऑफ 3 to 7 सेंटीमीटर। ओबेज पेशेंट के लिए जो रिकॉर्ड होती है वो कौन सी होती है, रम्प पोजीशन होती है, रम्प, जिसको हम जो 20 डिग्री हेड अप करके रखते हैं टू प्रिवेंट द पैसिव रिगर्जिटेशन।
रिगर्जिटेशन नहीं हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या 20 डिग्री हेड को अप रखना होता है। ये क्या हमारा स्निफिंग पोजीशन। और ये क्या है रम्प पोजीशन, रम्प। जो स्निफिंग पोजीशन है उसमें जो हेड में क्या है वन पिलो यूज करते हैं, जो 3 to 7 सेंटीमीटर हेड को अप करके रखते हैं। और जो रम्प पोजीशन रहता है उसमें क्या यूज करते हैं, मल्टीपल पिलो यूज करते हैं, जिसको हमें क्या हेड को अप करके रखना होता है 20 डिग्री। तो ये हमें ये क्या पोजीशन भी याद रखनी है। जो एंडोटेकल जो ईटी ट्यूब होती है, एंडोटेकल ट्यूब, उसको इंट्यूबेट करने के लिए कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, और कौन से ओबेज और प्रेग्नेंट फीमेल में हम कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।